हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत है। हम पी ट्रिपल एस बी टी सी टी इंग्लिश 2025 की 45 डेज की तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेटेड और प्रैक्टिकल ढंग से। इस कोर्स में हम हर दिन सिलेबस का जरूरी हिस्सा पढ़ेंगे, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे और ग्रामर को आसान भाषा में समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट 24th एंड 13th अगस्त है, मतलब हर दिन की पढ़ाई बहुत मायने रखती है। आज पहला दिन है, ना तेज भागना है, ना रुकना है, बस रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Which movement is called the greatest movement in the history of mankind? तो ये रिनेसेंस मूवमेंट था। रिनेसेंस का मतलब होता है ज्ञान और कला का पुनर्जागरण। यह एक ऐसा समय था जब लोग पुराने अंधविश्वासों और रूढ़ियों को छोड़ ज्ञान, कला, विज्ञान और मानवता की ओर बढ़ रहे थे। यह मूवमेंट जो 14th सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, which movement made people conscious of their own power? तो रिनेसेंस मूवमेंट ये था। रिनेसेंस ने, या आप रेनेसा भी कह सकते हैं, फ्रेंच वर्ड है क्योंकि रिनेसेंस, तो रिनेसेंस ने लोगों को यह समझाया कि मनुष्य खुद सोच सकता है, खुद चुन सकता है। पहले लोग हर चीज को फेट यानी भाग या ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन इस मूवमेंट ने इंसानों को अपनी अकल और अनुभव पर भरोसा करना सिखाया। जैसे एक बच्चा हमेशा दूसरों के कहे पर चलता है, पर एक दिन उसे यह समझ आता है कि वह खुद भी सही निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। Before the Renaissance, people were dominated by the superstition. ये है superstition। रिनेसेंस से पहले मिडल एजेस का समय था, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। इस समय लोग अंधविश्वास, जादू टोना, धार्मिक डर के बीच जीते थे। कोई बीमार हो जाता तो वो कहते कि भगवान नाराज हो गए हैं, ठीक? जबकि असली कारण जो है कोई वायरस हो सकता था। लेकिन रिनेसेंस ने यही सिखाया कि हर बात का एक लॉजिक होता है। Before Renaissance, man was merely a puppet of the hands of all these God, destiny and fate। ठीक, तो रिनेसेंस के पहले लोग मानते थे कि हमारी जिंदगी जो है पूरी तरह भगवान, किस्मत और भाग्य के हाथ में है। वे खुद की सोच या मेहनत को जरूरी नहीं समझते थे। रिनेसेंस ने ये सोच बदली। इंसान अब पपेट नहीं, बल्कि सोचने और बदलने वाला प्राणी बना। In which century did the Renaissance begin in England? तो ये था मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। ठीक, कहीं कहीं ये अर्ली 17th सेंचुरी भी मेंशन रहता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन ही करेक्ट। हालांकि जो ये रिनेसेंस था की शुरुआत इटली में 14th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन इंग्लैंड में यह थोड़ा बाद में पहुंचा। और इंग्लैंड में इसका जो इफ़ेक्ट था वो 16th सेंचुरी में दिखने लगा, खासकर क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के समय में। इस दौर में विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे महान लेखक हुए।
What does renaissance mean? rebirth. रिनेसेंस शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। इसका मतलब है कि पुराने ज्ञान, कला और संस्कृत का दोबारा जन्म हुआ। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई पुरानी किताब सालों बाद फिर से पढ़ी जाए और लोगों को उससे एक नई सीख मिले, तो यही था रिनेसेंस का मकसद। Renaissance was the rebirth of a classical learning of ancient Greek, Roman, Italian, all of these। ठीक, तो रिनेसेंस में स्कॉलर्स ने ग्रीक, रोमन और इटालियन सिविलाइजेशन के पूरे साहित्य, कला और ज्ञान को दोबारा खोजा। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और सिज़रो जैसे लेखकों को फिर से पढ़ा गया। इसलिए यह मूवमेंट तीनों सिविलाइजेशन से प्रेरित था, तीनों सभ्यताओं से प्रेरित था। ठीक है? In which country did the Renaissance take a birth? तो ये इटली था। रिनेसेंस की शुरुआत 14th सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। वहाँ के व्यापार, धन और कला प्रेम ने इस आंदोलन को जन्म दिया। जैसे फ्लोरेंस में डांटे, पेट्रार्च और गिटो जैसे लेखक और कलाकार पैदा हुए। Which country became the center of Greek study and classical culture? तो ये थी इटली। इटली became the center of Greek study and classical culture। रेनेसांस के समय इटली एक ऐसा केंद्र बन गया जहां ग्रीक और रोमन कल्चर्स को रिवाइव किया गया। वहाँ की लाइब्रेरीज, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट ने क्लासिकल टेक्स्ट को खोजा और ट्रांसलेट किया। Renaissance movement gave a new conception of a man. And what was that conception? Humanism। क्या था? ह्यूमनिज्म था। रिनेसेंस में ह्यूमनिज्म का नाम जो है विचार में आया। इसका मतलब यह था कि मनुष्य खुद सोचने, समझने और निर्णय लेने वाला प्राणी है। पहले सब भगवान या किस्मत पर निर्भर रहते थे, पर अब जो है मनुष्य को सेंटर में रखा गया। ठीक, कब? रिनेसेंस मूवमेंट के बाद। Humanism is applied to the revival of classical literature। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म ने पुराने ग्रीक और रोमन साहित्य यानी क्लासिकल लिटरेचर को फिर से पढ़ने और समझने पर जोर दिया। लोग फिर से प्लेटो, सोफोक्लीज, वर्जिल जैसे लेखकों को पढ़ने लगे। Which movement marks the great change in a general outlook? ठीक, तो यह रेनेसांस है। रेनेसांस ने लोगों की सोच, जीवन शैली और समाज को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग रीजन, साइंस, ब्यूटी और सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़े। यह बदलाव इतना बड़ा था कि इसे न्यू एज ऑफ थिंकिंग कहा जाता है। In which country was the printing press invented? तो ये जर्मनी है। ठीक,
जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1440 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे किताबें छपने लगी और ज्ञान जो है तेजी से फैला। रेनेसांस को बहुत गति मिली। जैसे आज इंटरनेट है, वैसे ही उस समय प्रिंटिंग प्रेस ने एक नया रिवॉल्यूशन लाया, एक नई क्रांति लाई। इन द Renaissance movement, which invention gave the greatest contribution? तो ये प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ, जो इन्वेंशन हुआ, रेनेसांस का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। इससे किताबें छपने लगी और ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, वो आम लोगों तक पहुंचा। जैसे आज यूट्यूब और इंटरनेट से शिक्षा जो है फैल रही है, वैसे ही उस समय प्रिंटिंग प्रेस ने वही काम किया जो आज यूट्यूब इंटरनेट कर रहा है। Who first used and defined the term Renaissance? तो Julius Mislet. Who first used and defined the term Renaissance? तो जूलियस मिसलेट हैं। जूलियस मिसलेट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने सबसे पहले रेनेसांस शब्द को डिफाइन किया। उन्होंने इसे अपनी किताब हिस्टोरिया डी फ्रांस 1855 में इसका इस्तेमाल किया था, इस वर्ड का। जूलियस मिसलेट किस देश के थे? तो वो फ्रांस के थे। कहाँ के थे जूलियस मिसलेट? फ्रांस के। जूलियस मिसलेट ने रेनेसांस शब्द किस वर्ष परिभाषित किया? तो 1855 में। ठीक, 1855 में जूलियस मिसलेट ने हिस्टोरिया डी फ्रांस नामक किताब में पहली बार रेनेसांस को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, जो पुराने ज्ञान और कला को दोबारा जीवित करेगा। रेनेसांस मूवमेंट किस प्रकार का मूवमेंट था? यह एक कल्चरल मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था रेनेसांस? एक कल्चरल मूवमेंट था। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, संगीत और विचारधारा में बहुत बड़े बदलाव आए। यह धर्म और राजनीति से नहीं बल्कि कल्चर कल्चरल यानी संस्कृति और सोच के स्तर पर बदलाव लाया गया इसमें। Which movement inspired Italian scholars to study philosophy and literature? तो रेनेसांस। रेनेसांस ने इटालियन स्कॉलर्स को प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो जैसे पुराने दार्शनिकों और लेखकों की ओर फिर से आकर्षित किया। यह एक इंटेलेक्चुअल अवेकिंग था, सोचने और पढ़ने की आजादी। Who was the greatest scholar of Italy in the time of Renaissance? तो ये पेट्रॉर्च थे। कौन थे? पेट्रॉर्च। पेट्रॉर्च को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने लैटिन और ग्रीक लेखों को, पुराने ग्रंथों को खोजा और पढ़ा। उन्होंने यह विचार फैलाया कि मनुष्य जो है खुद सोच सकता है और खुद को सुधार सकता है। ठीक है। हु हु established the printing press in England? तो ये थे विलियम कैक्सटन। ठीक, विलियम कैक्सटन 1476 में इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है शुरू किया था। वो एक मर्चेंट और राइटर भी थे। प्रिंटिंग प्रेस के आने से इंग्लैंड में बुक्स जो हैं आसानी से छपने लगी और रेनेसांस आइडियाज जो हैं तेजी से फैले। ठीक, जैसे आज स्कूल में हर छात्र को किताबें मिलती हैं, वैसे ही पहले यह संभव नहीं था, लेकिन कैक्सटन की वजह से यह
संभव हो गया। हु मार्क्स द अराइवल ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड? तो ये चौसर हैं। ठीक। कौन है? चौसर। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। उनकी राइटिंग ने इंग्लैंड में एक नए विचार, शैली और भाषाई प्रयोग की एक शुरुआत की। उन्होंने लैटिन और फ्रेंच के बजाय इंग्लिश में लिखा। यह खुद एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था, क्योंकि उस वक़्त के सभी राइटर्स जो हैं, वो लैटिन और फ्रेंच में वर्क्स पब्लिश करते थे। चौसर की सबसे फेमस वर्क्स है द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें कॉमन लोगों की कहानियाँ पोएटिक फॉर्म में दी गई है। नेक्स्ट, हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो ये हैं चौसर। ठीक। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है इंग्लिश लैंग्वेज को पोएट्री में यूज़ किया। जब ज़्यादातर लेखक लैटिन और फ्रेंच में लिखते थे, ठीक? उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखी, जो आम लोगों की कहानियों को आसान और मज़ेदार भाषा में पेश करती है। ठीक। Whose poetry shows the influence of Renaissance in England? तो ये चौसर हैं। ठीक। Whose poetry shows the influence of Renaissance in England? तो हालांकि चौसर की राइटिंग जो है रिनेसेंस से पहले की है, पर उनकी जो कविता में रिनेसेंस की एक सीड या बीज नजर आती है। जैसे इंसानी अनुभवों पर ध्यान, यथार्थ का चित्रण करना या क्लासिकल लर्निंग की एक झलक। चौसर ने धार्मिक कट्टरता से हटकर मानव जीवन को केंद्र में रखा, जो रेनेसांस की एक सोच थी। Which age was most influenced by the Renaissance? तो ये था एलिजाबेथन एज। ठीक। एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 को रेनेसांस का गोल्डन पीरियड कहा जाता था इंग्लैंड में। ठीक। इस दौर में शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर जैसे राइटर्स ने काम किया है। कला, नाटक, कविता और संगीत में एक जबरदस्त उन्नति हुई है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक स्कूल में अचानक बहुत सारे होशियार बच्चे आने लगे और वहाँ का माहौल एकदम बदल जाए। ठीक वैसा ही था एलिजाबेथन इंग्लैंड में। ठीक। एलिजाबेथन एज इंग्लैंड। The first book that was written under the influence of Renaissance in England was यूटोपिया 1516। ठीक। तो यूटोपिया को इंग्लैंड की पहली रेनेसांस इंस्पायर्ड किताब माना जाता है, जिसमें एक इमेजिनिंग वर्ल्ड तैयार किया जाता है और लेखक ने एक कल्पनात्मक आदर्श समाज का वर्णन किया है, जहाँ सब बराबर हैं, कोई लालच या अन्याय नहीं है। यह किताब रेनेसांस के ह्यूमनिज्म और रैशनल थॉट को दिखाती है। हु रोट यूटोपिया? तो थॉमस मोरे। थॉमस मोरे ने 1516 में यूटोपिया लिखी थी। उन्होंने लैटिन में यह किताब लिखी, जिसमें एक काल्पनिक आइलैंड पर आदर्श समाज को दर्शाया गया। यूटोपिया शब्द का मतलब एक ऐसी जगह जो आदर्श हो लेकिन असलियत में ना हो। ठीक। एक इमेजिनिंग वर्ल्ड। विच मूवमेंट एम टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड रिलीजन? तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक। विच मूवमेंट एम्ड टू रिफॉर्म
सोसाइटी एंड रिलीजन, तो ये था रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक। रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक? जो चर्च की बुराइयां और अंधविश्वास के खिलाफ था, जिसका मकसद था क्रिश्चियनिटी धर्म को साफ करना और लोगों को सीधा बाइबल पढ़ने की एक फ्रीडम देना। मार्टिन लूथर जो थे, इसे जर्मनी में शुरू किया था। Which movement is especially known for free religion from corruption and superstition? तो ये था रिफॉर्मेशन। ठीक। रिफॉर्मेशन ने धर्म को पाखंड और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय चर्च में पैसे लेकर पाप जो है माफ करने जैसी चलन थी। ठीक। रिफॉर्मेशन में कहा कि धर्म का मतलब सीधा ईश्वर से संबंध है, न कि चर्च की एक धौंस। ठीक। पैसे दो पाप भगाओ। At the time of Reformation movement, the English king was dominated by Roman Catholic Church। ठीक। रिफॉर्मेशन के पहले इंग्लैंड में राजा भी चर्च के अधीन था। रोमन कैथोलिक चर्च और पोप का बहुत ज़्यादा असर था। राजा को भी धार्मिक मामलों में पोप की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल के ऊपर कोई बाहर का इंसान फैसले ले रहा हो, वैसी ही स्थिति राजा की थी चर्च के सामने। In which century did violent clashes occur between Catholics and Protestants? 16th century। तो इन 16th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन के कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो है संघर्ष हुए। मार्टिन लूथर ने 1517 में विरोध शुरू किया, जिसे जिससे यूरोप में धार्मिक युद्ध और बहुत स्ट्रेस पैदा हुआ। इन विच सेंचुरी वाज देयर अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इंग्लैंड, तो ये 16th था। ठीक। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत बड़े-बड़े बदलाव हुए, जैसे रिफॉर्मेशन, प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार, एलिज़ाबेथन एरा और रेनेसांस का प्रभाव। यह सदी इंग्लैंड के इतिहास की एक फाउंडेशन सेंचुरी मानी जाती है। ठीक है? कौन-सी सदी? 16th सेंचुरी। Who had the authority over the English church before the 16th century? तो ये थे पोप। ठीक। पोप। 16th सेंचुरी से पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड का पूरा जो एक अधिकार था वो पोप का होता, जो रोम में रहता था। ठीक। बाद में किंग हेनरी 8th ने चर्च को पोप के नियंत्रण से अलग कर दिया और खुद उसका मुखिया बन गए। In which movement did churches in England break away from the authority of the Pope and Roman Catholic Church? तो ये है रिफॉर्मेशन। ठीक। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में इंग्लैंड ने पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से संबंध तोड़ लिया। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड बना और राजा जो है खुद उसका मुखिया बन गया। The events of the Reformation movement were related to Catholic Reformation। ठीक। The events of the Reformation movement were related to Catholic Reformation। रिफॉर्मेशन की जो शुरुआत है वो कैथोलिक चर्च की बुराइयों को सुधारने के लिए हुई थी। बाद में इसका विस्तार जो है प्रोटेस्टेंट और इंग्लिश रिफॉर्मेशन तक हुआ, पर जो मूल रूप से यह
कैथोलिक सुधार यानी कैथोलिक रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। Which movement is also known as religious and political movement in इंग्लैंड। तो ये था रिफॉर्मेशन। ठीक। रिफॉर्मेशन सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि राजनीति से भी जुड़ा था। राजा ने पोप को हटाकर चर्च का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिससे चर्च और स्टेट दोनों में बदलाव आया। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में कौन-कौन से बदलाव देखे गए? तो ये सभी चेंजेस थे द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ। ठीक, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। ठीक है। रिफॉर्मेशन ने सिर्फ चर्च को नहीं, एक तरह से पूरे समाज को बदल दिया था। फ्यूडलिज्म कमजोर हुआ, नेशनलिज्म बढ़ा और कॉमन लॉ यानी जन सामान्य के लिए एक समान कानून की शुरुआत हो गई। स्कॉलर्स अपर एंड मिडिल क्लास के बीच नई नॉलेज और आइडियाज का कम्युनिकेशंस जो है किस मूवमेंट में हुआ? तो ये था रिनेसेंस मूवमेंट। रिनेसेंस ने पढ़ाई, कला और विचारों को अपर और मिडिल क्लास तक पहुंचाया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ज्ञान अब सिर्फ मठों तक सीमित नहीं रहा, शिक्षा और सोच आम लोगों तक पहुंची। Who stood up against the false doctrine of the Catholic Church? तो ये मार्टिन लूथर है। ठीक। मार्टिन लूथर ने चर्च की झूठी बातों जैसे पैसा देकर पाप माफ करना का विरोध किया और उन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरू किया और लोगों को सीधे धार्मिक समझ दी। ठीक। हाउ डिड मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट अगेंस्ट false doctrine of the Catholic Church? तो मार्टिन लूथर जो थे बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस यानी सवाल लिखकर चर्च की गलतियों को उजागर किया। कितने? 95। उन्होंने इसे विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दिया, जो एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत माना जाता है। ऑन विच चर्च डूर डिड मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? तो ये था विटेनबर्ग। ठीक है। और वो डेट थी 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग जर्मनी की चर्च पर जो लूथर थे अपनी 95 जो थीसिस टांगी और यह दिन रिफॉर्मेशन की एक ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। 31 अक्टूबर 1517। ठीक। इन विच ईयर डिड मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? तो 1517 है। ठीक। In how many parts was Christian Europe divided due to the Reformation? तो 2। ठीक। रिफॉर्मेशन के बाद क्रिश्चियन यूरोप दो हिस्सों में बट गया। एक कैथोलिक्स जो पोप और रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे। ठीक। कैथोलिक्स क्या करते थे? जो पोप और रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे। एक प्रोटेस्टेंट्स जो चर्च की बुराइयों के खिलाफ थे और नया रास्ता अपनाया। इसका असर पूरे यूरोप में फैला और धर्म आधारित जो है संघर्ष शुरू हो गए। In which countries was the supremacy of the Pope found before the Reformation? तो all of these है
इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी। ठीक। रिफॉर्मेशन से पहले पोप का जो एक प्रभुत्व था वो पूरे यूरोप में था, यानी इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड जैसे सभी देशों में पोप को एक ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। धर्म के सारे निर्णय वही करता था। ठीक है। In which movement was the supremacy of the Pope brought to an end? तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने पोप की शक्ति को चुनौती दी और चर्च के भीतर सुधार की मांग की। राजा हेनरी एट ने इंग्लैंड में खुद चर्च का मुखिया बन गए और सीधा पोप की शक्ति का अंत कर दिए थे। कौन? हेनरी एट। In which century did discontent and revolt against the Pope and Church begin in England? ठीक। तो ये 14th सेंचुरी थी। ठीक। 14th सेंचुरी में ही विरोध जो है शुरू हो गया था। जॉन विकलिफ ने चर्च की लग्जरी, पाखंड और पैसे से जुड़े भ्रष्टाचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म का जो मूल स्रोत है वो बाइबल है, न कि चर्च के अधिकारी। ठीक। हु फर्स्ट अटैक्ड द papacy एंड करप्शन इन द चर्च? तो ये जॉन विकलिफ को कहा जाएगा। ठीक। जॉन विकलिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले चर्च की आलोचना की, चर्च की वेल्थ और पावर के खिलाफ आवाज उठाई और बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोग भी धर्म को समझ सकें। हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? तो जॉन विकलिफ हैं। ठीक। जॉन विकलिफ को ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है चर्च की बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोग भी इसे पढ़ सकें। और यह उपाधि जो है सबसे पहले उन्हें जॉन बेले नामक लेखक ने दी थी। कब? 1548 में। और चौसर को भी आप याद कर लीजिए, चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस कहते हैं। ठीक। और जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। What term was used for the followers of जॉन विकलिफ? तो ये लोलार्ड्स हैं। ठीक। क्या है? लोलार्ड्स। तो लोलार्ड वे लोग थे जो जॉन विकलिफ के विचारों से सहमत थे और चर्च के खिलाफ सुधार की मांग करते थे। यह नाम उनके विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए दिया था, पर समय के साथ यह जो शब्द है उनके एक आंदोलन की पहचान बन गया। Which English king patronized Protestantism in England? तो हेनरी एट। ठीक। किंग हेनरी एट ने पोप से नाता तोड़कर प्रोटेस्टेनिज्म, ठीक, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है को समर्थन दिया। उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया। कारण क्या था? पोप ने उसकी जो है उसकी यानी हेनरी एट्थ की दूसरी शादी को मंजूरी नहीं दी, जिससे हेनरी एट्थ ने खुद को चर्च का मुखिया घोषित कर लिया। ठीक। यही था एक्चुअल रीजन, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी हेनरी एट्थ की। Why did Henry VIII break away from the Roman Catholic Church? ठीक। तो रीजन यही है कि इट did not allow king a second marriage। ठीक। हेनरी VIII अपनी फर्स्ट वाइफ कैथरीन ऑफ एरागोन से तलाक लेना चाहते थे
ताकि वह दूसरी शादी कर सके। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च और पोप ने तलाक की इजाज़त जो है नहीं दी और इस कारण से हेनरी ने चर्च से संबंध तोड़ लिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया। Why did Henry VIII want a second marriage? For a male child, ठीक है, for a male child। हेनरी एट को एक मेल एयर चाहिए था, ठीक, एक पुरुष पुरुष उत्तराधिकारी, ताकि उसके बाद कोई लड़का राजा बने। कैथरीन से शादी के 18 साल हो गए, लेकिन कोई लेजिटिमेट सन नहीं हुआ। हेनरी को लगा कि अब कैथरीन और बच्चे नहीं दे सकती, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहता था। In which year did Henry VIII completely break from the Roman Catholic Church? तो 1536, ठीक, ये 1536 था। 1534 में हेनरी एट ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को पास कराया, ठीक, तो जिसके अनुसार आप खुद जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक सर्वोच्च मुखिया बन गए। कौन? हेनरी एट, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास कराने के बाद, ठीक, तो 1536 तक यह ब्रेक जो है पूरी तरह हो चुका था कैथोलिक चर्च, और अब जो है पोप की कोई शक्ति जो है इंग्लैंड में नहीं थी। Wycliffe Bible is the name now given to a group of Bible translations into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe, and these translations appeared from approximately 1382 to 1395, ठीक। जॉन विक्लिफ ने पहली बार बाइबल को मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोग भी इसे पढ़ सकें। ये अनुवाद 1382 से 1395 के बीच हुए थे और इसे विकिलीफ बाइबल कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? विकिलीफ बाइबल। यह प्रोटेस्टेंट विचारों की नींव मानी जाती है। The Lollard movement, proto-Protestant, was initially led by John Wycliffe, ठीक, तो लोलार्ड एक ऐसा आंदोलन था जो कैथोलिक चर्च की बुराइयों के खिलाफ सुधार चाहता था। इसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहा जाता है, यानी प्रोटेस्टेंटिज्म से पहले की तैयारी। जॉन विक्लिफ इस आंदोलन के नेता थे। 1381 में चर्च की आलोचना के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। पियर्स प्लाउमैन is a Middle English allegorical narrative poem by विलियम लैंगलैंड, ठीक, तो पियर्स प्लाउमैन एक एल्गोरिकल पोयम है, यानी एक प्रतीकात्मक कविता जिसमें गहरी बातें छिपी होती हैं। इसे विलियम लैंगलैंड ने लिखा था और मिडल इंग्लिश में। यह उस समय के सामाजिक और धार्मिक भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती है और स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाती है, ठीक है। जैसे एक किसान पूरी दुनिया की सच्चाई को समझने निकलता है, और वैसे ही इसे जो है पियर्स जो थे वो निकले, पियर्स प्लाउमैन। सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट is a late 14th century Middle English chivalric romance, ठीक। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट एक सिविलरिक रोमांस है, मतलब इसमें एक सूरवीर नाइट यानी कि बहादुरी, निष्ठा और नैतिक चुनौतियों की कहानी है। यह मिडल इंग्लिश में लिखा गया और 14th सेंचुरी के अंत की रचना है।
आर्थरियन लीजेंड्स पर यह एक आर्थरियन लीजेंड्स पर बेस्ड एक गावियन नाम के एक योद्धा की साहसिक यात्रा और परीक्षा को दिखाता है, ठीक है? जैसे एक योद्धा को अपनी सच्चाई, बहादुरी और धर्म की परीक्षा देनी पड़ती है, वैसा ही गावियन के साथ होता है। The Canterbury Tales is a collection of 24 stories that runs to over 17,000 lines. ठीक? Written in a Middle English by Geoffrey Chaucer. ठीक? द कैंटरबरी टेल्स एक मिडल इंग्लिश में लिखी गई कहानी संग्रह है जिसमें 24 स्टोरीज हैं। लेखक जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ये पुस्तक जो है द कैंटरबरी टेल्स 1387 से 1400 के बीच जो है लिखी गई है। इसमें अलग-अलग समाज वर्गों के लोग जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हुए कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक? और चौसर पहले लेखक थे जिन्होंने पोएट्स कॉर्नर यानी वेस्टमिनिस्टर एबे में उनको दफनाया गया, ठीक? कॉन्फेशियो एमेनिड्स यानी द लवर्स कन्फेशन इज अ 33,000 लाइन मिडल इंग्लिश पोएम बाय जॉन गॉवर, ठीक? तो कॉन्फेसो एमेनिटीज एक बहुत लंबी मिडिल इंग्लिश कविता है, लगभग 33,000 की यह है और लेखक जॉन गॉवर चौसर के समकालीन और मित्र थे। उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों भाषाओं में काव्य लिखा। यह कविता प्रेम, नैतिकता और मानव व्यवहारों पर बेस्ड है। Lee Moore, Lee Moore, the author is a 15th century Middle English prose revoking of a tales about the legendary King Arthur, written by Sir Thomas Malory, ठीक Sir Thomas Malory। तो ली मोर्ट दी ऑथर एक ऑर्थरियन लीजेंड की फेमस वर्क्स है। इसे सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था और विलियम कैक्सटन ने 1485 में पब्लिश किया। यह किंग आर्थर और ऑफ द रो नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की कहानियों को एक साथ प्रस्तुत करती है। जैसे एग्जांपल किंग आर्थर, लैंसलॉट और मैर्लिन हो गए। तो ये सभी किरदार इसी कहानी से फेमस हुए थे। Liturgy refers to the customary public worship performed by religious group. Liturgy plays were performed by church people। ठीक? तो लिटर्जी का मतलब होता है धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा। पुराने समय में लिटर्जी प्लेस या रिलीजियस प्लेस जो है चर्च के लोग खुद करते थे। जैसे बाइबल की कहानियाँ, सेंट्स के जीवन आदि। तो क्रिसमस के समय चर्च में जो छोटे-छोटे नाट्य मंचन होते थे, उन्हें हम लिटर्जी प्लेस की ही परंपरा से आया मानते हैं। तो ये चर्च पीपल थे। ठीक है? Liturgy refers to the customary public worship performed by religious group, and liturgy plays were performed by church people. In which age were miracle plays represented? तो 15th एंड 16th सेंचुरी में मिराकल प्लेस जो थे वो रिप्रेजेंट किए गए थे। तो मिराकल प्लेस को मिडिल एजेस के अंत और 15th से 16th सेंचुरी में
सबसे ज़्यादा दिखाया गया। ये चर्च और त्योहारों में लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत किए जाते थे। इस इनमें सैंट्स और उनकी जो है सुपरनैचुरल यानी चमत्कारी घटनाओं को दिखाया जाता था। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिरेकल प्लेस? तो मैरी प्लेस, सैंट्स प्लेस, मार्टरीज प्लेस, ऑल ऑफ दीज़ थी। ठीक है? तो मिरेकल प्लेस को कई नामों से जाना जाता है। अगर मैरी यानी जो जीसस की माता हैं पर बेस्ड हो तो मैरी प्लेस, अगर किसी सेंट के जीवन पर हो तो सेंट प्लेस, और अगर किसी शहीद की कहानी हो तो मार्टरीज प्लेस, और इसलिए इन सभी नामों का प्रयोग होता था। What was represented in the miracle plays? तो लाइफ ऑफ सैंड्स, लाइफ ऑफ मैटरीज, बोथ। ठीक, ए एंड बी। ठीक, तो मिरेकल पेज में सैंड्स का जीवन, उनके चमत्कार, और मैट्री डूम यानी बलिदान को दिखाया जाता था। इन नाटकों का उद्देश्य था लोगों को धार्मिक प्रेरणा देना और चर्च की शिक्षाएं फैलाना। विच टाइप ऑफ मिरेकल्स वर परफॉर्म्ड इन द मिरेकल प्लेस? तो ये पर्सनिफाइड व्यूज और पर्सनिफाइड वर्चूज थी। ठीक, इन नाटकों में मानवों के गुणों यानी वर्चूज और व्यूज को मानवीय रूपों में दिखाया जाता था, जैसे ट्रुथ हुआ, मर्सी हुआ, फेथ हुआ, ग्रीड हुआ आदि को एक पात्र की तरह पेश किया जाता था। ठीक है, कैरेक्टर की तरह। और यह तरीका जो है दर्शकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए था। ठीक, कि देखिए अंत में ग्रीड का क्या होता है, वो ज़्यादा लोग कनेक्ट करते थे। A miracle play represents a real or a fictitious account the of a saint. ठीक, a miracle place represents a real or a fictitious account of a saint life, miracles and martyrdom. ठीक, all of these। तो मिराकल प्लेस में किसी सेंट या किसी संत की जिंदगी जो है, चमत्कार, और अगर हुआ तो शहादत या मैटिडूम को दर्शाया जाता था। और इनमें एक सच्ची घटनाएँ भी होती थीं, और कभी-कभी तो काल्पनिक कहानियाँ भी जो शिक्षा देने के लिए गढ़ी जाती थीं। इन इंडिया इन इंडिया व्हिच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेज़ आर परफॉर्म्ड? तो सभी थे, रामलीला, कृष्ण लीला और रास लीला, ऑल ऑफ दीज़ आप कह सकते हैं। तो भारत में जो है धार्मिक कथाओं पर बेस्ड जो नाट्य रूप को भी मिरेकल प्लेस की तरह माना जाता है। जैसे रामलीला हो गई, श्री राम जी के जीवन पर बेस्ड है, और कृष्ण लीला हो गई, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर, रास लीला कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर। ठीक, तो ये नाटक जो है धार्मिक शिक्षा, भक्ति और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाती थी। वेयर वर द मिरेकल प्लेस परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग? तो ये था चर्च। चर्च पे परफॉर्म किए जाते थे। बिगिनिंग में, शुरुआत में मिरेकल प्लेस को चर्च के भीतर ही प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि ये जो नाटक थे धार्मिक होते थे और बाइबल की कहानियों को दर्शाते थे, तो इसीलिए चर्च के पादरी या कोई रिलीजियस लोग ही इनको इनैक्ट भी करते थे। ठीक, मतलब जो उनकी कैरेक्टर्स थे वो चर्च से ही थे। हु एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस? तो चर्चमैन थे ये, जैसा कि हमने पहले इस चीज को जाना। ठीक, आफ्टर आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द स्ट्रीट्स। ठीक, और कुछ समय बाद ये स्ट्रीट पे धीरे धीरे जब मिरेकल प्लेस जो है चर्च से बाहर आने लगे, तो इन्हें सड़कों पर, खुली जगहों में, और अ, चलती गाड़ियों में यानी पीजेंट कार्ट्स पर दिखाया जाने लगा, और ये जनता के लिए एक धार्मिक ज्ञान और मनोरंजन का
माध्यम बन गया। Whose life was mostly represented in miracle plays, तो वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस और पोप, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो मिरेकल प्लेज में ऐसे पात्रों की कहानियां दिखाई जाती हैं जो चर्च के आदर्श माने जाते थे। वर्जिन मैरी ईसा मसीह की माता, सेंट निकोलस बच्चों और नाविकों के रक्षक, पोप धार्मिक शक्ति का प्रतीक, ये सभी मिरेकल प्लेज में दिखाई देते थे। ठीक, अब हु वाज सेंट निकोलस, तो ये जो है 14th सेंचुरी के बिशप थे, सॉरी 4th सेंचुरी के बिशप थे। ठीक, सेंट निकोलस कौन थे? ये 4th सेंचुरी के बिशप थे। ठीक, सेंट निकोलस को 4th सेंचुरी के बिशप थे और इनका जो जन्म था वो मायरा यानी मॉडर्न डे में टर्की में हुआ था और उन्हें बच्चों और नाविकों का रक्षक संत माना जाता था। ठीक, आज भी 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे जो है मनाया जाता है, जिसमें बच्चे उपहार पाते हैं, जिसे जैसे हम कहते हैं ना कि सैंटा क्लॉज की जो परंपरा है वो इन्हीं से जुड़ी मानी जाती है। किससे? सेंट निकोलस से। व्हाट वाज एवरीथिंग फॉर मेन ऑफ मिडल एजेस, तो ये चर्च है। ठीक, मिडल एजेस में चर्च का जो है बहुत प्रभाव था। एजुकेशन और कल्चर, लाइफस्टाइल और मृत्यु के बाद की जो जीवन की कल्पना है, सब कुछ जो है वो चर्च से ही जुड़ा था। आम व्यक्ति के लिए चर्च ही सत्य और जीवन का एक मार्गदर्शक था। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या था? चर्च। इन मिडल एजेस चर्च वाज सेंटर ऑफ, तो मीटिंग प्लेसेस, अ स्कूल, अ सेंटर ऑफ आर्ट और अम्यूजमेंट, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो मिडिल एजेस में चर्च सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि मीटिंग प्लेस, लोग वहाँ एकत्र होते थे, स्कूल, वही शिक्षा दी जाती थी और आर्ट और अम्यूजमेंट में मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस भी वही होते थे। तो चर्च उस समय का सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ मिस्ट्री प्लेस, तो ये मिरेकल थे। ठीक, मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस को कई बार एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की कहानियां दिखाई जाती हैं, जैसे क्रिएशंस, नोआज आर्क, लास्ट जजमेंट आदि। ये प्लेस भी चर्चमैन द्वारा ही निभाए जाते थे। ठीक, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेस, तो ये हेनरी एट्थ थे। जब हेनरी एट्थ ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर एक चर्च ऑफ इंग्लैंड शुरू किया 1534 में, तो उसने चर्च से जुड़ी हुई कई पुरानी परंपराओं को बंद करवा दिया था, जिनमें मिरेकल प्लेस भी शामिल है, क्योंकि वे कैथोलिक वैल्यूज को प्रमोट करते थे। क्या मिरेकल प्लेस? इन विच सेंचुरी वर मिरेकल प्लेस बैन, तो 16th सेंचुरी में मिरेकल प्लेस को बैन किया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। कारण क्या था? रिफॉर्मेशन मूवमेंट और हेनरी एट्थ का चर्च से अलग होना। इसके बाद प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है बढ़ावा मिला और कैथोलिक प्लेस को रोका गया। द मोरालिटी प्ले इज अ प्ले मिडुअल। ठीक, तो मोरालिटी प्ले जो था वह मिडवल एज का एक धार्मिक नाटक था और इसका उद्देश्य था नैतिक शिक्षा देना, जैसे ट्रुथ वर्सेस इविल,
या ग्रीड वर्सेस वर्च्यू। ठीक, इसमें कैरेक्टर को सीधा इन्हीं मोरल वैल्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे ट्रुथ हो गया, किसी कैरेक्टर को ट्रुथ नाम दिया जाता था, किसी को इविल, किसी को ग्रीड और किसी को वर्च्यू, इसी तरीके से। ठीक है, तो लोग वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेज? तो इंटरल्यूड्स है। ठीक है, इसे हम इंटरल्यूड्स कहेंगे। उस समय इंटरल्यूड शब्द का मतलब था कोई भी छोटा नाटक। ठीक, इसलिए मोरालिटी प्लेस को भी इंटरल्यूड कहा जाता था, खासकर जब वह कोई नैतिक संदेश देता हो। विच टाइप ऑफ प्लेस वर मोरालिटी प्लेस? तो ये है एलेगरी थी। ठीक, एलेगरी। एलेगरी का मतलब एक प्रतीकात्मक कहानी जिसमें विचार, भावनाएं और गुण जो है इंसानों की तरह पेश होते हैं। ठीक, जैसे एवरीमैन में कैरेक्टर्स होते हैं, गुड डीड्स, नॉलेज, डेयर, फेलोशिप आदि। तो मोरालिटी प्लेस जो है इसी स्टाइल में होते थे। हर पात्र एक नैतिक और अमानवीय भावनाओं को दर्शाता था। ठीक, तो ये एलेगरी है। विच टाइप ऑफ प्लेस और मोरालिटी प्लेस? तो एलेगरी। In a morality plays, the hero meets personified views and virtues. Both A and B are correct. Is a correct option है। मोरालिटी प्लेज में जो हीरो का एक समान ऐसा पात्र होता था जो नैतिक गुणों यानी वर्चूज और व्यूज को दर्शाता था। ठीक, मोरालिटी प्लेज में हीरो का स- सामना जो है ऐसे पात्र से होता था जो नैतिक गुणों या विचारों को दर्शाते थे, जैसे गुड डीड्स, नॉलेज, ग्रीड, प्राइड या डेथ। ठीक, हर पात्र एक भावना या सोच का प्रतीक होता था और इस प्रकार की शैली को एलेगरी कहते हैं। इन विच पीरियड वर मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड? तो ये मिडवल पीरियड था। कौन सा पीरियड था? मिडवल। मिडवल पीरियड, मिडिल एजेस में मोरालिटी प्लेज बहुत फेमस हुए। यह नाटक 13th सेंचुरी से शुरू होकर 15th 16th तक चले थे। इनका जो उद्देश्य था लोगों को साधारण और आसान तरीके से नैतिकता को, मोरालिटी को सिखाना था। ठीक है, तो इन विच पीरियड वर मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड? तो मिडवल पीरियड था। व्हाट वाज व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेज? तो एजुकेट विद एंटरटेन। ठीक, एजुकेट विद एंटरटेन मतलब एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन देना। मोरालिटी प्लेज का मुख्य उद्देश्य जो था वो मनोरंजन के साथ शिक्षा देना, और इन नाटकों के जरिए लोग जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य जैसे बातों को समझते थे। और ये नाटक जो थे बहुत ही लोकप्रिय थे क्योंकि इनमें जो मैसेज प्लस ड्रामा प्लस इमोशन जो था वो सब कुछ होता था इसमें। हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेज? तो क्रिश्चियन फेरर्स कह सकते हैं आप, क्रिश्चियंस फेरर्स थे। मोरालिटी प्लेज को सबसे पहले क्रिश्चियंस फेरर्स यानी ईसाई भिक्षु जो थे ने शुरू किया था। उनका मकसद था लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना, वो भी आसान नाटकों के जरिए। ये प्लेज चर्च से बाहर आम लोगों के लिए बने थे। इन विच सेंचुरी वर मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड? तो 13th सेंचुरी है। ठीक, 13th सेंचुरी में यूरोप में मोरालिटी प्लेज की शुरुआत हुई और मिडवल ड्रामा का एक महत्वपूर्ण रूप था जिनमें लोगों को
जिनमें लोगों को गुड वर्सेस एविल, वर्च्यू वर्सेस वाइस जैसे विचारों पर सिखाया जाता था। हाउ मेनी स्टेप्स इन अ थीम्स वर यूज्ड इन अ मोरालिटी प्लेस, तो ये 4 है। ठीक। ज्यादातर जो मोरालिटी प्लेस की थीम जो है 4 स्टेप्स में होती थी। पहला, मनुष्य का पाप की ओर झुकाव, जो मनुष्य का पाप की ओर झुकाव, बुरे रास्तों पर जाना, पछतावा और आत्मज्ञान, ईश्वर की ओर लौटना और मुक्ति। यह पूरी कहानी एक शिक्षाप्रद ढांचे में होती थी। हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंट इन अ मोरालिटी प्लेस, तो ये 7 थी। ठीक। अब कौन-कौन सी? इसमें प्राइड था यानी अहंकार, ग्रीड लालच, लस्ट वासना, एनवी जलन, ग्लूटनी अत्यधिक भोजन, रैथ क्रोध, स्लॉथ आलस्य। तो हर पाप को एक पात्र के रूप में यानी एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था ताकि दर्शक उससे सीख सके। फिर से देखिए, मोरालिटी प्लेज में 7 डेडली सीन्स जो थे वो दिखाए जाते थे। वो कौन-कौन से थे? प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लूटनी, wrath और स्लॉथ। ठीक। ये रैथ WRATH है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनवी, ग्लूटनी और स्लॉथ आदि किस चीज के उदाहरण हैं जो मोरालिटी प्लेज में दिखाए जाते हैं? तो ये सिंस के उदाहरण हैं। ठीक है। व्हाट इज साइकोमैसिना? व्हाट इज साइकोमैसिना? तो ये मिडवल एलेगरी है। ठीक। क्या है? मिडवल एलेगरी पोएम। ठीक। साइकोमैसिना एक पुरानी एल्गोरिकल कविता है जो गुड और इविल की आंतरिक लड़ाई को दिखाती है। इसमें नैतिक गुणों यानी वर्चूज और बुराइयां यानी वाइसेस को पात्र के रूप में दिखाया गया है। यह कविता मोरालिटी प्लेस के विचारों की प्रेरणा भी बनी है। What were the temptation that men face in a morality place? तो all of these, the world, the flesh, the devil। ठीक। which type of play? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे। मोरालिटी प्लेस में दिखाया गया है कि इंसान को जीवन में 3 बड़ी बुराइयां परेशान करती हैं। ठीक। पहला, द वर्ल्ड। ठीक। यानी दुनिया की भौतिक सुख और दिखावा। दूसरा है फ्लैश यानी मांस जो है, तो शरीर की इच्छाएं और कामनाएं द फ्लैश में। तीसरा, द डेविल यानी जो है बुरे विचार, पाप या धोखा। ठीक। तो जो हीरो है इनसे लड़कर अंत में सच्चाई और पश्चाताप की ओर बढ़ता है। यही मतलब एंड होता है इसी पर। मोरालिटी प्लेज। विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन? तो यह एक मोरालिटी प्ले है। ठीक। क्या है? एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले है। एवरीमैन एक बहुत ही फेमस मोरालिटी प्ले है। इसमें जो हीरो है एवरीमैन का, तो मृत्यु का एक संदेश मिलता है और वह मदद मांगता है, लेकिन वेल्थ, ब्यूटी, फेलोशिप सब उसे छोड़ देते हैं और अंत में सिर्फ जो गुड डीड्स थी उसकी यानी उसके जो अच्छे कर्म हैं उसके साथ जाते हैं। और यह नाटक सिखाता है कि अंत में सिर्फ अच्छे कर्म ही काम आते हैं। ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्स? तो ये इसका मतलब होता है स्कॉलर। इंग्लिश लिटरेचर में विट्स शब्द का मतलब
जो है बुद्धिमान व्यक्ति या विद्वान या स्कॉलर आप कह सकते हैं, आमतौर पर उन लेखकों या विचारकों के लिए यह प्रयोग होता है, जो बहुत तेज बुद्धि, तर्क या हास्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसे द यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं, है ना? यह ग्रुप था बुद्धिमान लेखकों का जो शेक्सपियर से पहले के नाटकों में सक्रिय थे, ठीक? हू रिप्रेजेंट द प्री शेक्सपियरियन ड्रामा? तो यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक? ये जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा है, यानी शेक्सपियर के आने से पहले के नाटक, इन्हें पेश किया था यूनिवर्सिटी विट्स ने। ये सभी लेखक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे और बहुत प्रतिभाशाली थे, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर? तो ऑल ऑफ दीज, ठीक। जेम्स सिक्स, एलिजाबेथ और यूनिवर्सिटी विट्स, सभी का रोल था, ठीक। शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड तैयार करने का। तो यूनिवर्सिटी विट्स ने इंग्लिश ड्रामा की भाषा और शैली को मजबूत बनाया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासन में कला और साहित्य को बढ़ावा मिला, और किंग जेम्स सिक्स, जो बाद में जो है जेम्स फर्स्ट बन गए थे, ठीक, के समय में शेक्सपियर को रॉयल संरक्षण मिला था। इन सब ने मिलकर शेक्सपियर के लिए एक ठोस आधार तैयार किया, ठीक, एक सॉलिड ग्राउंड। Which century did University Wits belong to? तो 16th century, ठीक। यूनिवर्सिटी विट्स 16th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में सक्रिय थे। इन्होंने एलिजाबेथन एज की शुरुआत में इंग्लिश ड्रामा को लोकप्रिय बनाया। ये शेक्सपियर से ठीक पहले के नाटककार थे। From which university did Christopher Marlowe receive his education? तो कैम्ब्रिज, ठीक। क्रिस्टोफर मार्लो ने पढ़ाई की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज से, ठीक। और वो यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे प्रसिद्ध सदस्य थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो थी वो डॉक्टर फास्टस, टम्बरलेन, एडवर्ड सेकंड, सभी थी, ठीक। तो ये कैम्ब्रिज है। Which member of University Wits were from a Cambridge University? तो all of these हैं, ठीक। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये सभी हैं, ठीक। नेक्स्ट। Which members of a University Wits were from Oxford University? तो थॉमस लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, ये सभी थे, ठीक। कौन कौन थे? जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील। नेक्स्ट। Which writer is sometimes considered as one of the university wits? तो थॉमस किड, ठीक है। थॉमस किड को कभी-कभी यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता था, हालांकि वो ना ऑक्सफोर्ड से थे और ना ही कैम्ब्रिज से थे, लेकिन उनकी लेखन शैली और उनके नाटकों का जो प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उन्हें विट्स जैसे ही योगदानकर्ता माना जाता था। उनकी फेमस वर्क्स हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी। हु रोट द प्ले डॉक्टर फास्टस? तो ये क्रिस्टोफर मार्लो है, ठीक। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। इसमें एक आदमी फास्टस अपने आत्मा को शैतान को बेच देता है ताकि उसे जादू और शक्ति मिल सके। यह रिनेसेंस स्पिरिट और ह्यूमन एम्बिशन की कहानी है, ठीक। Who wrote the play Fairer Beckons and Fairer बन गए, ठीक। तो ये रॉबर्ट ग्रीन थे, ठीक है। फेरर बैकन्स एंड फेरर
बेन गे एक एलिज़ाबेथन कॉमेडी है जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था जिसे जो है रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। यह नाटक जादू, विज्ञान और प्रेम की कहानी को मिलाकर दिखाता है। इसमें एक विद्वान जादूगर यानी फेरर बैकन के कारनामे दिखाए गए हैं, जो इंग्लैंड को गौरव दिलाने की कोशिश करता है। यह नाटक इनोस्टिविट्ज़ की एक कल्पना शक्ति और हास्य शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक। कल की क्लास और बड़ी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।